हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस मेकर्स क्लासेस। हाउ आर यू? होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहे होंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज भी ज़रूर कर रहे होंगे। बिकॉज अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, आज नया चैप्टर शुरू करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बिकॉज जैसे मैंने 5 तक कराया था, 5th चैप्टर के बाद सीधा ट्रिगो उठा लिया था कि भाई ट्रिगो आपके हाफ ईयरलीज में आता है बहुत से स्टूडेंट्स के, तो इसलिए वो करा दिया था। अब मैं सोचा हूँ कि जो फर्स्ट 8 चैप्टर्स हैं वो पूरे कंप्लीट ही करा दूँ। ठीक है, तो 7 उठा लिया, इसके बाद हम 6 करेंगे ट्राइंगल, तो हमारे 8 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मोर देन 50% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना, होपफुली इसी मंथ में, अगस्त अगस्त में। ठीक है, चलिए। तो फिर सितंबर 1 से हम रिवीजन करेंगे, ठीक है, जो हम चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं 1 सितंबर से। तो मैं क्वेश्चंस बनाऊं, जैसे क्वेश्चंस फाइंड आउट करूंगा जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें से, टाइप वाइज आपको कराऊंगा। ठीक है ना, तो आपके हाफ ईयरलीज के लिए और बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। हाफ ईयरलीज के लिए और बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जैसे मैंने बोला है कि भाई अगर प्रैक्टिस ढंग से करोगे, क्वेश्चंस जो किए जाते हैं वो दिमाग खोलने के लिए किए जाते हैं, ठीक है ना। अगर कोई ये कह रहा है कि भाई पीवाईक्यू करना बिल्कुल बेकार है, तो बिल्कुल गलत कह रहा है। और अगर ये कह रहा है कि पीवाईक्यू से ही पेपर आ जाएगा, तो भी गलत है। ठीक है, तो भाई पीवाईक्यू करना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका माइंड ओपन होता है ना। आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, तो जब तक दिमाग खुला नहीं होगा आपका, तो उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कैसे कर पाओगे, है ना। उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो सीबीएसई यही देखना चाहता है। भाई आपने लेट सपोज एपी पढ़ा है, ठीक है, अब एपी में nth टर्म कहाँ अप्लाई होती है? मान लो क्वेश्चन है एसएन का, और आपने उसमें अप्लाई कर रहे हो एएन, तो इसका मतलब आपने सही से पढ़ाई नहीं करी, आपने रोड लर्निंग करी है ना। तभी आप क्या कर रहे हो कि एसएन कहाँ अप्लाई होता है आपको नहीं पता, इसलिए आप एसएन की जगह एएन लगा रहे हो, यानी कि जो दिमाग में आ रहा है वो कर रहे हो। तो ऐसे तो अब नहीं निकलेगा बोर्ड, है ना, क्योंकि टाइम बदल गया है। तो सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, पढ़ने का थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा। कहते हैं ना, अब इतना भी कुछ नहीं होता। पीवाईक्यूज आप देखोगे 2026 में, अगर आप मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर में देखो, ठीक है, एक आध सेट को छोड़कर, 2 सेट, एक सेट हाँ आया था, एक सेट मुश्किल जिसमें कैरम बोर्ड वाला क्वेश्चन था, है ना। अब सब उसी को लेके कह रहे हैं, भाई उसी को लेके अपनी बुक्स को प्रमोट कर रहे हैं कि पीवाईक्यू मत करो, पीवाईक्यू करना सही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक क्वेश्चन पे आप जज नहीं कर सकते किसी भी एग्जाम को, क्योंकि जो एग्जाम है ना बेटा, वो ऑल ओवर इंडिया के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मेरे फरीदाबाद में बड़े स्कूलों की मैं अगर बात करूँ, डीपीएस है, एमवीएन है ना, तो वो कोई डीपीएस या एमवीएन के बच्चों के लिए नहीं बनाया जा रहा है एग्जाम। जस्ट एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो एग्जाम पूरे इंडिया के लिए बनाया जा रहा है। और पूरे इंडिया में बेटा गवर्नमेंट स्कूल भी आते नहीं आते, तो सीबीएसई उसको नजर में नहीं रखेगा। अगर सारे ही क्वेश्चन कैरम बोर्ड जैसे डाल दिए, सारे ही क्वेश्चन हार्ड डाल दिए, तो बच्चे तो पास ही नहीं होंगे। बच्चे तो पास ही नहीं होंगे ना, इस चीज को सोचो। इस पर थोड़ा जोर डालना दिमाग पे। पेपर जो बनता है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए बनता है, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी रखनी पड़ेगी ना। तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है कि भाई 50 से 60% पेपर ऐसा होगा जो हर कोई कर पाए, है ना। 50 से 60% पेपर ऐसा होगा जो हर कोई कर पाए, ठीक है, स्टैंडर्ड का भी और बेसिक का भी। ठीक है, सिर्फ फाइट कहाँ होती है? 40% पे। वो जो 40% है उसके लिए आपको बुक्स करनी पड़ती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, सैम्पल पेपर्स करने पड़ते हैं, पीवाईक्यूज करने पड़ते हैं। पीवाईक्यू करने से आपका दिमाग ओपन होता है कि भाई पहले जब कभी पूछता था, जो भी ट्रेंड था वो ऐसे पूछा करता था। अब आप 25-26 के पेपर करोगे तो आपको पता लगेगा अब ट्रेंड में ये बदलाव आया है ना भाई। पहले वाले ट्रेंड से ये चीज बदल के आई है। लेकिन अगर गौर करोगे ना, कुछ इतना नहीं पकड़ा। कान पहले मान लो ये पकड़ रहा था, तो अब कान घुमा के पकड़ रहा है। समझ रहे हो, इतना फर्क होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आपका बेस स्ट्रांग है, तो आप क्वेश्चन को अप्रोच कर लोगे। मैं हर बार ये बोलता हूँ, अपना बेस स्ट्रांग करो। फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चन को अप्रोच कर लोगे। कोई बुक खराब नहीं है, ठीक है, कोई बुक खराब नहीं है, सारी बुकें अच्छी होती हैं। ठीक है, शर्त यह है कि आप उस बुक को कितना ध्यान से पढ़ते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक के नाम सबको पता है, मैं नाम नहीं लेने वाला, मुझे कोई पैसे तो देने नहीं वाला प्रमोट करने के। ठीक है,
तो सबको पता है, मोटी सी बुक है, ठीक है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, उनका नाम सुनते आ रहे हैं, ठीक है। तो वो इंसान पागल तो नहीं है, उसने इतनी बड़ी बुक लिख दी। और मैं आपको बता दूं, अगर आप उस बुक को अच्छे से कर जाओ ना, 5 से 7 बार, उससे पेपर बाहर नहीं जाना, मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ आपको। आपका दिमाग इतना खुल जाएगा ना कि आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे, एक आध क्वेश्चन को छोड़ देना, एक्सेप्शन को। 80 नंबर का पेपर होता है, 75 नंबर का पेपर आपके हाथ में होगा, अगर वो बुक आपने अच्छे से कर ली, समझ कर। ठीक है, उसमें इतने क्वेश्चन है ना, इतने क्वेश्चन है, जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हैं उसमें। ठीक है, समझ में आई? तो यूनिकनेस का मतलब क्या है? मैंने माना कि भाई हाँ, इंटरव्यू में बोला है, सीबीएसई के जो भी पेपर डिजाइन करते हैं या पेपर को कंट्रोलर हैं, उन्होंने बोला है। ठीक है, तो यूनिकनेस का मतलब ये थोड़ा ना है कि आपसे एपी की जगह वो अभी जीपी पूछ लेगा। सिलेबस अगले साल चेंज होना है, ठीक है, तो अगले साल तो ये सिलेबस चेंज होगा। इस साल तो एपी की जगह एपी ही पूछेगा ना। अब एपी में आपने मान लो जो आपके एनसीईआरटी के फाउंडेशन क्वेश्चन है वो कर लिए, ठीक है, अगर वो करे हुए हैं, फाउंडेशन वाले क्वेश्चन कर लिए अच्छे से। उसके अलावा जो आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है मोटी सी, ठीक है, उसमें जो मान लो अल्फाबेट वाले क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करे अच्छे से। ठीक है, उसमें जो पीवाईक्यूज दे रखे हैं वो प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है, और जो एक्चुअल पीवाईक्यू पेपर्स हैं वो लगा लिए, तो उससे बाहर क्या जाएगा, मेरे को बता दो यार, एपी में क्या जाएगा? ठीक है है ना? तो जो भी, क्योंकि भाई वो जो सीबीएसई में बैठे हैं वो हमसे बहुत, जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी है, तो वो उनसे बहुत बड़े बड़े विद्वान वहाँ बैठे हैं। ठीक है ना, पीएचडी बैठे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो, हम सिर्फ एक सेक्शन को सोच के टारगेट कर रहे हैं कि ये बुक ले लो, ये बुक कर लो, ऐसा कर लो। वो ऑल ओवर इंडिया को देख के काम करते हैं, है ना? तो उसमें हर सेक्शन का, हर लेवल का बच्चा आता है, तो पेपर हर लेवल का बनाया जाता है। तो और हर बच्चे का माइंड अलग होता है ना? समझ में आ रही है बात? तो वही चीज बता रहा हूँ, तो ज्यादा, वो कहते हैं ना, थोड़े से वो जो 20% का पोर्शन है, उसको करने के चक्कर में अपना 80% वाला पोर्शन मत खराब करना। जो आपका 20% का पोर्शन है, जो यूनिफॉर्म है, जो आना ही आना है, उस टाइप से आना है, तो उसको छोड़कर आप 20% की तरफ मत भागे, है ना? तो चलिए, तो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि आज मैंने एक वीडियो देखी थी, तब मैंने ये चीजें आपसे डिस्कस करी। ठीक है, चलो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है भाई, है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? टेंथ नाइन्थ में भी पढ़ी थी, जो बच्चे अब टेंथ में, जिन्होंने पुरानी वाली नाइन्थ पढ़ी थी, नाइन्थ में भी पढ़ी थी, है ना? तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, बुक वाली नहीं, जो भाई अपनी अंडरस्टैंडिंग पे। इट इज द इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, बहुत इजी चैप मतलब बहुत इजी भी कह लो, बहुत मुश्किल भी कह लो, कई बच्चों को बहुत मुश्किल भी लगता है। विच डील्स विद द विच डील्स विद द है ना, विच डील्स विद द position, for which deals with the, it is the branch of mathematics which deals with the location of points, या फिर position, find deals with the finding the finding or locating, फाइंडिंग एंड लोकेटिंग, है ना? फाइंडिंग एंड लोकेटिंग, ये दोनों ही काम करते हैं हम इसमें। फाइंडिंग एंड लोकेटिंग द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पॉइंट्स with the help of with the help of ordered pair, with the help of ordered pair, है ना? भाई ये सारी चीजें आपने नाइन्थ में पढ़ी होंगी। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर क्या लिखा है बताऊंगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर इन द कार्टेशियन प्लेन, इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, it is the branch of mathematics which deals with the finding and locating the exact position of points with the help of ordered pairs in the Cartesian plane, है ना? तो भाई जो कार्टेशियन प्लेन है, आपको पता है, वो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, नाइन्थ में आप सब पढ़ के आए होगे, है ना? बाकी मैं एक बार ब्रीफ उसका इंट्रो दे देता हूँ। पता आपको सबको होगा ये, होपफुली, पर जिन बच्चों को नहीं पता वो देख लेना।
लाइन मोटी हो गई। इसको इरेज कर देते हैं। हाँ अब देखो भाई, ये आपके पास क्या है ना, ये आपके पास एक्स एक्सेस है। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, है ना। ये आपके पास एक्स एक्सेस होती है। ठीक है, दिस इज नोन एज एक्स एक्सेस, जिसे आप एब्सीसा भी बोल देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सेस होती है, इसे आप एब्सीसा भी बोल देते हैं, है ना। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। नाइन्थ वाले, है ना, ये आपकी वाई एक्सेस होती है, जिसे आप ऑर्डिनेट भी बोल देते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, जिसे आप ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये आपका ओ पॉइंट है, जिसे आप ओरिजिन बोल देते हैं। ठीक है, ओरिजिन मतलब किस चीज की, जहाँ से शुरुआत होती है, तो इन दोनों एक्सिस जहाँ से शुरू हो रही हैं, तो ओरिजिन भी बोल देते हैं। जहां पर ये मीट करती हैं दोनों एक्सिस परपेंडिकुलरली, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, ओरिजिन बोल देते हैं, है ना। ये एक्स एक्सिस है। अब इधर इस साइड आपके क्या आते हैं, अगर देखा जाए, भाई चलो बता ही देते हैं। इस साइड आपके क्या आते हैं, इस साइड आपके आते हैं पॉजिटिव नंबर्स, इस साइड आपके आते हैं नेगेटिव नंबर्स। ऊपर की तरफ आपके आते हैं ये क्या हो गया, उल्टा बन रहा है तो, ठीक है। तो ऊपर की तरफ आते हैं आपके पॉजिटिव नंबर्स, और नीचे की तरफ आते हैं आपके अगेन नेगेटिव नंबर्स, है ना। यही चीज है। भाई यहाँ पर आते हैं आपके क्या, पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पर आते हैं आपके क्या, नेगेटिव नंबर्स। ऊपर आपके आते हैं क्या, पॉजिटिव नंबर्स। और नीचे आपके क्या आते हैं, क्या, नेगेटिव नंबर्स। ये सुनो, नीचे आपके क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर्स। एक मिनट, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, एक ही साइड पे लिख देते हैं, हाँ। तो इधर आपके नीचे की तरफ क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर्स। ये सुनो, ठीक है। और ये जो चार पार्ट्स हैं, एक प्लेन को जो चार इक्वल चार पार्ट्स में डिवाइड करता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, ईच पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये सुनो, इस ईच पार्ट को, चलो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ज्यादा मैसी हो जाएगा वरना ये। ठीक है, तो हर एक पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेंट बोल देते हैं। भाई ये जो ईच पार्ट है, मैं ये सब लिखवा नहीं रहा कि each- ये नाइन्थ में लिखवाता हूँ मैं, है ना। तो ये जो हर एक इक्वल पार्ट है, इसको हम, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है बेटा जी, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, है ना। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, है ना। अब भाई यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ पर भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो इसमें जो पॉइंट होता है, इसमें जो पॉइंट होता है वो किस फॉर्म का होता है, इसमें पॉइंट होता है प्लस प्लस फॉर्म का। ठीक है, और इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ऊपर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो इसमें जो पॉइंट होता है वो माइनस प्लस फॉर्म का। इधर भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव, तो यहाँ जो पॉइंट हो गए वो माइनस माइनस फॉर्म के हो गए। इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो यहाँ जो पॉइंट हो गए वो प्लस माइनस फॉर्म के हो गए। ये और नो, समझ में आई बात, ये आपका ओ है, ओरिजिन, है ना। तो ऐसे पॉइंट, अब देखो मीनिंग क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर का मतलब। अब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये बेटा, ये ज्योमेट्री देखो काफी काफी जगह यूज होती है रियल लाइफ में, आपकी स्पेस में भी यूज होती है, कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करनी होती है, कभी मूवीज में भी देखा होगा। तो ऐसे क्रॉस बनाते हैं ना, तो वो, तो क्या करते हैं, जहां पर दोनों एक्सेस मीट करते हैं वो एग्जैक्ट पोजीशन बताता है ना। हमारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो भी क्या है, एक तरह से कोऑर्डिनेट में काम करता है। जीपीएस पूरा कोऑर्डिनेट पे काम करता है। यस और नो, जीपीएस भी तो कोऑर्डिनेट पे काम करता है। तो बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस है ना। कोई एयर स्ट्राइक वगैरह होती है, तो वो भी जब आप देखेंगे ऊपर से, तो उसमें भी कोऑर्डिनेट का यूज होता है, एग्जैक्ट पोजीशन पे हिट करना है किसी चीज को। तो क्या होगा, जहां पर वाई और एक्स एक्सेस मीट करेगी वहां पर ना, है ना। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है लोकेशन, एक होती है पोजीशन। सपोज मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं फरीदाबाद में हूँ, तो मेरी लोकेशन है, लेकिन मेरी पोजीशन थोड़ी ना फाइंड कर पाओगे आप, जब तक आपको पता नहीं है कि भाई मैं कौन सी कॉलोनी में रहता हूँ, कौन से सेक्टर में रहता हूँ, ठीक है, कहाँ रहता हूँ, ठीक है, किस एरिया में रहता हूँ, मेरा पिन क्या है, ठीक है, मेरा पिन कोड क्या है, तो आप मेरी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। लोकेशन अलग होती है, पोजीशन। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो पोजीशन बताने का काम करती है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। समझ में आई बात, तो ये चीज है।
अब समझ में आई बात? तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, चार क्वाड्रेंट की हमने बात कर ली, इनके साइन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं मीनिंग। मीनिंग किस चीज का सर? मीनिंग है बेटा, जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका मीनिंग क्या है। मतलब मान लो आपके पास ए कॉमा बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस मूव्ड ऑन एक्स एक्सिस। डिस्टेंस मूव्ड ऑन एक्स एक्सिस। अब ये प्लस माइनस हो सकता है। अगर ये माइनस ए है तो लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, अगर ये प्लस ए है तो राइट साइड में मूव करेंगे। ठीक है, तो उससे मत कंफ्यूज होना। डिस्टेंस मूव्ड ऑन एक्स एक्सिस। और इस बी का मतलब होता है डिस्टेंस मूव्ड ऑन वाई एक्सिस। डिस्टेंस मूव्ड ऑन वाई एक्सिस। मूव्ड ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। समझ में आई बात? क्लियर है? तो ये मतलब है, यानी कि अगर आपके पास 2,3 पॉइंट है, तो यानी कि 2 यूनिट मूव करना है आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, और 3 यूनिट मूव करना है आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। ठीक है ना, ये मतलब है। हाँ, समझ में आई? तो 2 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस पॉजिटिव और 3 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस। अब एक चीज और, कि अगर कोई पॉइंट, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस में यूज होगा, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, ठीक है, उस पर भी यूज होगा। और मैं तो जैसे आपको बताइए कि मैं तो टाइप वाइज कराऊंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस जो है किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो एनसीईआरटी आप खुद सॉल्व कर पाएंगे, है ना। अगर आप समझेंगे तो एनसीईआरटी खुद सॉल्व। मैंने क्यों नहीं बोला, मैंने स्टार्टिंग में क्यों बोला था मैं एनसीईआरटी नहीं कराऊंगा, फिर प्रॉपर स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका दिमाग खुले। ठीक है, तो जो ज्यादातर क्वेश्चन, और दिमाग कब खुलते हैं, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो, कंसेप्ट को अच्छे से समझोगे, उसको अप्लाई करना सीखोगे, तो समझ जाना कि आपका दिमाग खुल गया, है ना। तो फिर आपको डर नहीं है, कॉम्पिटेंसी आए पीवाईक्यू से आए ना आए, आपको मतलब ही नहीं होगा पीवाईक्यू से आए कि ना आए, है ना। फिर आपको ये रहेगा, हाँ मुझे कॉन्सेप्ट आता है, मेरे कॉन्सेप्ट सॉन्ग है, मैं अप्लाई कर लूंगा कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना। और वो बात मैंने आपको बताई थी कि भाई पेपर बनेगा ऑल ओवर इंडिया के लिए। समझ में आई? आपके लिए, खाली आपके लिए पेपर नहीं बनेगा। चलो, तो अब किस पे आ जाते हैं। हाँ, क्या बता रहा था मैं? ए कॉमा बी ये हो गया डिस्टेंस मूव्ड ऑन एक्स एक्सिस, बी हो गया डिस्टेंस मूव्ड ऑन वाई एक्सिस। एंड देन हाँ, अगर ये बोला जाए कि इफ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वो किस फॉर्म का होता है? देन इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म। भाई एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है मतलब, यानी कि एक्स एक्सिस यानी कि या तो इस वाली लाइन पे लाई करेगा या इस वाली लाइन पे लाई करेगा, इधर तो ऊपर कहीं है ही नहीं। तो जब वो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? जीरो। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है उस केस में? जीरो। समझ में आ रही है बेटा? अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? जीरो। तो पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो फॉर्म का हो जाता है। प्लस ए इसलिए लिखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, माइनस ए इसलिए लिखा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विच लाइज ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस इज इक्वल। तो वहां पर उस केसेस में हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पॉइंट जो हमें निकालना है वो कहाँ पर लाई कर रहा है और किस फॉर्म का होगा। ठीक है। दूसरा है, अच्छा पॉइंट पेन लिख दिया यहाँ पे। इफ पॉइंट, बोल तो रहा ही हूँ, इतना तो समझ ही जाओगे। इफ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, अगर जो पॉइंट है, इफ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, देन इट इज ऑफ द फॉर्म, देन इट इज ऑफ द फॉर्म, देन इट इज ऑफ द फॉर्म। भाई ऑब्वियसली अब वाई पे लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? जीरो कॉमा प्लस माइनस बी फॉर्म का हो जाएगा। ठीक है, तो जो अगर पॉइंट वाई पे लाई कर रहा है तो वो किस फॉर्म का हो जाएगा? जीरो कॉमा प्लस माइनस बी फॉर्म का हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए तो इसको क्लियर करते हैं फटाफट, क्योंकि आज वैसी बातों में बहुत देर हो गई, है ना। तो अब आते हैं टेंथ का जो पहला टॉपिक है। टेंथ का जो पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है आपको। डिस्टेंस किसके बीच में निकालना है? डिस्टेंस निकालना है बेटा दो पॉइंट्स के बीच में, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो पॉइंट्स की बात करेंगे, है ना। तो डिस्टेंस जो है आपको किसके बीच में निकालना है? दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। लेट सपोज कि ये आपके पास ए पॉइंट है, x1 y1, ठीक है। और दूसरा, ये लेट सपोज ये बी पॉइंट है, x2 y2। ठीक है, इसकी जो डेरिवेशन है वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं करा रहा, होती तो करा देता। ठीक है, चलो। तो इनसे लाइन जोड़ी तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? ए बी हो गया सर, है ना। इनके बीच का डिस्टेंस ए बी हो गया। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? ए बी विल बी इक्वल टू व्हाट?
ए बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट, जो एक्चुअल फॉर्मूला दे रखा है वो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर दे रखा है। बट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर है स्क्वायर, ऊपर है स्क्वायर, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बिकॉज ऊपर स्क्वायर है भाई। देखो ना, 2 - 3 का स्क्वायर करो या फिर 3 - 2 का स्क्वायर करो, क्या आंसर सेम नहीं आता? 2 - 3 का स्क्वायर क्या आएगा? -1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर, आना तो 1 ही है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो इसलिए इस फॉर्मूले में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि भाई अगर यहाँ पर x1 माइनस x2, तो यहाँ पर y1 माइनस y2 ही करना, y2 माइनस y1 मत करना, तब दिक्कत आ सकती है। अगर साइन नेगेटिव हो दोनों तो फिर गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है ना। तो अगर x2 माइनस x1 कर रहे हो तो यहाँ पर भी y2 माइनस y1, यहाँ पर x1 माइनस x2 कर रहे हो तो यहाँ पर भी y1 माइनस y2, बस इतना ध्यान रखना है, नथिंग एल्स। तो ये आपका पहला फॉर्मूला बना इस चैप्टर का, जो आपने ध्यान में रखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये अब इस साल तो 9th में ही पढ़ाने लग गए हैं बच्चों को, ठीक है ना। अच्छा है तुम निकल आए ठीक है, तो ये ए बी हो गया आपके पास। अब ए बी के बाद, ठीक है, अब ये तो हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब एक चीज और, क्या इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज में और कॉन्सेप्ट क्या आएगा? और कॉन्सेप्ट आएगा सर, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या आएगा? नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला तो सेकंड एक्सरसाइज में आएगा, सॉरी, कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स ऑफ 3 पॉइंट्स। भाई कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? इफ अ पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन, इफ टू और मोर पॉइंट्स lie on the same line, same line, then they are said to be collinear। ठीक है, if two or more points lie on same line, lie on same line, then they are said to be, they are said to be collinear। तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? कोलीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? कोलीनियर बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? कोलीनियर बोलेंगे जी सर, कोलीनियर बोलेंगे, है ना। मैं बार बार चेक कर रहा हूँ बैटरी, क्योंकि चार्ज करी नहीं है, पता लगे खत्म हो जाए क्लास के बीच और मैं बोलता रहा हूँ। एक बार हुआ है मेरे साथ ऐसा। ठीक है, इफ टू और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, देन दे आर सेड टू बी कोलीनियर, तो हम उन्हें कोलीनियर बोलते हैं। अब मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, कंसेप्ट खत्म कर ले, फिर क्वेश्चंस पे भी आ रहे हैं फटाफट, है ना। कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस अगली 1-2 क्लास में करेंगे, ताकि डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन सारे अच्छे से, सारी टाइप्स जो है वो कवर हो जाए, ठीक है ना। अब देखो, मान लो कि ये 3 पॉइंट्स है, ये सेम लाइन पर है ना। ये 3 पॉइंट्स है, सेम लाइन पर है। मान लो इन दोनों को जोड़ा मैंने, और फिर इन दोनों को, इसको जोड़ा मैंने। तो अगर ये सेम लाइन पर है, सपोज अगर ये सेम लाइन पर है, मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। अगर ये सेम लाइन पर हो, ठीक है, इफ दीज 3 पॉइंट्स आर ऑन अ सेम लाइन, तो क्या होगा? तो क्या होगा? इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर, अगर ए कॉमा बी कॉमा सी कोलिनियर है, देन आपके पास क्या होगा बेटा? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये होगा, होगा कंफर्म। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, यस और नो? ओके, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, है ना। तो भाई ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। नाउ ये कंडीशन हो गई कोलिनियरिटी की, किसकी? कोलिन, यानी कि सम ऑफ टू डिस्टेंसेस मस्ट बी इक्वल टू थर्ड, है ना। तो सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस विल बी इक्वल टू थर्ड, क्योंकि ए बी सी इंटरचेंज भी हो सकते हैं ना भाई। तो ये तो मैंने अभी एक्सटेंडेड वो बता दिया, तो मतलब क्या लिखना है कि सम ऑफ टू डिस्टेंसेस विल बी इक्वल टू थर्ड, सम ऑफ
टू डिस्टेंसेस विल बी इक्वल टू थर्ड वन। तो आप तीनों डिस्टेंस निकालेंगे तीनों पेयर के, तो आपको पता लग जाएगा, है ना। तो ये कोलिनियरिटी के ऊपर एक इसमें क्वेश्चन आते हैं, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर आपसे पूछता है ना। क्या पूछता है? टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, तो आपने उसमें क्या क्या करना है। भाई कोऑर्डिनेटर तो सबको पता होगा क्या होता है ना। कोऑर्डिनेटर पता होगा ना सबको। भाई एक ऐसा पॉलीगन जिसकी चार साइड होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि सपोज मैंने यही बना दी, तो ये पॉलीगन है कोई, हाँ, तो इसकी चार साइड होती है। अब इसमें छह डिस्टेंसेस होते हैं, इसमें छह डिस्टेंसेस होते हैं, दो डायगोनल भी होते हैं, है ना। तो किस में आपने क्या क्या निकालना है और क्या क्या नहीं, और क्या क्या पूछेगा, तो मैं वो बता देता हूँ। मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना। तो भाई क्योंकि डिस्टेंस के आधार पर ही आपको डिफरेंशिएट करना है या डेफिनेशन उनकी बतानी है कि वो चीज़ है या नहीं है। तो अगर सपोज पैरेललोग्राम पूछे, अगर सपोज क्या पूछे, पैरेललोग्राम, तो क्या बताओगे। तो पैरेललोग्राम के केस में आप क्या करोगे, पैरेललोग्राम के केस में क्या करोगे, ऑपोजिट साइड इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिखाओगे। अगर आपने दिखाया कि भाई ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, क्या है, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। समझ में आई बात। अगर आपने ये बोल दिया कि जो अपोजिट साइड्स हैं इक्वल हैं, ठीक है, तो वो आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है। दूसरा दूसरा दूसरे टाइप का पॉलिनॉमियल क्या पढ़ा है आपने, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर में तो भाई सब कुछ ही बढ़िया होता है है ना। तो स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल दिखाओगे, ऑल साइड्स इक्वल दिखाओगे, प्लस में डायगनल्स भी इक्वल दिखाओगे, प्लस में डायगनल्स भी इक्वल दिखाओगे, डायगनल्स भी इक्वल दिखाओगे। अगर ये छह चीजें हैं इक्वल, तो स्क्वायर है, अदरवाइज स्क्वायर नहीं है। ठीक है। फिर तीसरा हो गया आपका रेक्टेंगल, तीसरा क्या हो गया, रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे देखना, ये दिखाना है, ये दिखाना है सॉल्व करके कि ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल में क्या होगा भाई, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल, ऑपोजिट साइड इक्वल। सर फिर पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कैसे अंतर मिलेगा, प्लस में डायगोनल इक्वल, प्लस में डायगोनल इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट साइड इक्वल, प्लस में डायगोनल इक्वल। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये चीजें आपने दिखानी है। एक और बच गया आपके पास, क्या भाई, रोम्बस। इन चारों में से ही पूछ लेता है कोई ना कोई, रोम्बस। तो रोम्बस में क्या करेंगे, रोम्बस में क्या करेंगे। तो रोम्बस में बेटा, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, तो ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। और इसमें ये दिखाना है डायगोनल नॉट इक्वल, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, डायगोनल नॉट इक्वल, तो डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे, और ये तो वो रोम्बस हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर खाली ऑल साइड्स इक्वल दिखाओगे तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए डायगोनल्स नॉट इक्वल। तो ये चार ध्यान रखना, ठीक है, ये चार ध्यान रखना, इसमें से ही पूछ लेता है। ठीक है ना, समझ में आ रही है, क्लियर है। और इनमें डिफरेंस देख लेना भाई, पैरेललोग्राम है, मान लो पैरेललोग्राम है, या फिर है ना, पैरेललोग्राम है बट नॉट रेक्टेंगल, तो ऑब्वियसली, ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या करोगे, पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं आते, तो जब अपोजिट साइड तो दिखा दोगे, फिर डायगोनल भी निकालना है इसमें, तो बोल देना भाई ये पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल इसलिए नहीं है क्योंकि इसके डायगोनल इक्वल नहीं है। तो वो चीजें हैं। अब देखो यही चीजें तो होती है कि भाई फाउंडेशन या दिमाग खोलने का तरीका। आपको कोई भी चीज क्या है ना, अल्टीमेटली जो मेहनत है वो आपको करनी होती है। आपकी मेहनत मैं नहीं कर सकता, यूट्यूब पे कोई और टीचर नहीं कर सकता। वो आपको पढ़ा सकते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, अच्छी अच्छी स्लाइडों पे, लेकिन जो बेटा पेन और पेपर पे जो प्रैक्टिस वाला, जो ट्रेडिशनल वो है ना मेथड, वो कभी भी फेल नहीं होगा। क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप पेन को घिसोगे, जितना दिमाग को घिसोगे, उतना दिमाग बढ़ेगा। दुनिया में एक यही चीज है जो जितने घिसने जितना घिसोगे उतना बढ़ती है, बाकी सारी चीजें कम होती हैं, ध्यान रखना, है ना। तो दिमाग ही है जिसको जितना भी खर्च करोगे ना वो उतना ही बढ़ता है, बाकी कोई भी चीज खर्च करने पर कम होती है।
है ना, पैसा, टाइम, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। तो दिमाग को जितना घिसोगे आप, जितना खर्च करोगे वो उतना ही बढ़ता है। तो ये बहुत प्यारी चीज है दिमाग के साथ ना। चलिए, तो अब ये कंसेप्ट हो गए पूरे। अब कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो बोरियत हो जाएगी। सर, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना ही सीखते हैं। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना सीखते हैं। तो भाई, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट्स, ठीक है भाई। तो फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट है आपके पास -6,7 बी माइ, अच्छा देखो, अगर आपको ना ये ना दे रखा हो, नाम भी ना दे रखा हो, तो नाम आपने खुद देने हैं। मान लो 6,-7 दे रखा है, एंड आपको क्या दे रखा है, Q-1, -5 दे रखा है। अरे, क्यू क्यों लिख दिया मैंने, चलो ठीक है। तो आदत हो गई। अब तो आपने सॉल्यूशन में क्या करना है, मैं सेकंड पार्ट भी बता दूंगा। तो लेट, या तो ए ले लो, या जो अल्फाबेट आपको प्यारा लगता है, ठीक है, जो बंदा आपको प्यारा लगता है उसके नाम का पहला अल्फाबेट ले लो, ठीक है ना। तो मान लो ए आपने ले लिया, 6,-7, एंड बी, सर आपको ए नाम से प्यार है, हाँ भाई, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। तो बी, -1, -5, ठीक है, ये ले लिया आपने। तो अब आप ए बी ले लो, ठीक है, ए बी का डिस्टेंस क्या आएगा। अब देखो, जो बच्चे शुरुआत में लगा रहे हैं ना, शुरुआत में दिक्कत आती है, तो भाई अभी कुछ टाइम, कुछ दिन, सिर्फ कुछ दिन, ठीक है, कुछ दिन भी नहीं, एक आध दिन ही प्रैक्टिस करोगे तो पक्का हो जाएगा। मान लो ये x1 ले लिया, ये y1 ले लिया, ये x2 ले लिया, ये y2 ले लिया, है ना, ऐसे तो आपको आसानी रहेगी। तो भाई ए बी निकालना है, ए बी निकाल दो, अंडर रूट x1 - x2 कर दो। तो देखो, 6 माइनस, माइनस है ये फॉर्मूले का, और एक ये माइनस एक और वाला, है ना, समझ में आई। माइनस है एक तो फॉर्मूले का, और एक एक का होल स्क्वायर। प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में -7 -5, है ना। तो ये ध्यान रखना, जब भी दो माइनस होते हैं, तो भाई ये 6+1 हो जाएगा, 6+1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 + 5 का होल स्क्वायर, यस और नो। तो अंडर रूट आपके पास क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, भाई -2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। तो अंडर रूट 49, 49 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4। तो कितना आ जाएगा, तो आंसर आ रहा है आपके पास √53। एक मिनट, हाँ, ये मैंने -5 ले लिया, ये क्वेश्चन में एक्चुअली +5 दे रखा है, 6, नहीं, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गई है। चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ ये +7 दे रखा था, ये दे रखा था -6,7, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा भाई 53, √53 यूनिट्स, ठीक है बेटा। अब ये कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो इसका आंसर ऐसे ही रहेगा। समझ में आई बात। चलो, अब मैं इस क्वेश्चन को जो सेकंड क्वेश्चन सेम ही टाइप का, ठीक है ना। अब तुम इसका कुछ निकालना आंसर, है ना, इसका आंसर निकालना। सेकंड पार्ट जो बुक में दे रखा है वो लिख लेता हूँ मैं, P -6,7, ठीक है, और Q -1, -5, ठीक है, -1, -5। तो अब देखो, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, एक बार फिर से लगा लेते हैं, चलो सर, एक बार और लगा के दिखाओ। लो जी, एक बार और लगा लेते हैं, ठीक है। तो पी क्यू = क्या आएगा, x1 - x2, है ना, x1 - x2, तो -6, -6, माइनस ऑफ -1, मैं करली ब्रैकेट लगाता हूँ, -1, है ना, ये फॉर्मूले का ऊपर स्क्वायर, ठीक है, प्लस में, फिर करली ब्रैकेट लगाता हूँ, 7, ठीक है, क्या आ जाएगा, 7 -5, ये सुनो, हाँ जी। तो अब अंडर रूट, तो ये कितना बन जाएगा, -6 और -6 + 1 का स्क्वायर, प्लस में ये कितना बच जाएगा, 7 + 5 का स्क्वायर, ओ जी, ठीक है। अंडर रूट, ये कितना बच जाएगा, -5 का स्क्वायर, प्लस में ये कितना बन जाएगा, 12 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, 25, और प्लस में ये कितना हो जाएगा, 144। तो ये हो जाएगा 169, और ये हमें पता ही है किसका होता है, 13। माइनस का इसलिए नहीं लेंगे, माइनस का इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं आ सकता।
ठीक है। डिस्टेंस माइनस में नहीं आ सकता, कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन जब उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाओगे तो डिस्टेंस माइनस में नहीं आएगा। समझ में आ गई बात बेटा? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी कैसी भी? ठीक है, नहीं। तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, मतलब थर्ड पार्ट पर। ठीक है, अब ध्यान से देखना है ना, थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब भाई, अब आपको अगर देखो नंबर्स में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आ गया तो भाई यहाँ फ्रैक्शन दे दे चाहे ए अल्फाबेट दे दे, हमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना। बस तो वही कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो जाते हैं, वही ये कॉम्पिटेंसी हो गई, है ना। तो थर्ड पार्ट देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ आपके पास अगर वो मोटी सी बुक है, पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मोटी सी बुक पहले होती थी, अब वो दो पार्ट में आती है। उसकी एमसीक्यू अलग कर दी और केस बेस्ड अलग कर दी है। तो भाई पहले उतना तो करो, उतना करो, फिर देखो तुम्हारा दिमाग खुलता है नहीं खुलता, तो क्वेश्चन अप्रोच होते ही नहीं होते। आई बात समझ में? तो ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये खरीदो वो खरीदो, दुनिया बेचने के लिए बैठी है। और तुम सोचते हो कि वही पेपर आ जाएगा बिल्कुल टिकटो, है ना। और वही आने का मतलब क्या है? मतलब तुम उस पूरी किताब को रट के जाओगे, और अगर रट के भी गए तो थोड़ा बहुत चेंज हो गया फिर गलत तो कर दोगे। समझ में आई? तो समझने पे ध्यान दो, बेस बनाने पे ध्यान दो। अब भाई ये आर एस, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है अपने को, निकालो। ठीक है, इतना डरना थोड़े ना है, सिंपल ही तो है, अल्फाबेट ही तो है, क्या है अल्फाबेट डराएंगे क्या अब हमें? ये इतने बड़े हो गए, हम इन्हें पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए, अब ये इतने बड़े हो गए हमें डराएंगे? आर एस, स्क्वायर रूट लगाया। अब देखो क्या है, x1 माइनस, तो ये भाई मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 माइनस x2, तो करली ब्रैकेट ले लो, a+b। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे बेटा, देखो ध्यान से, है ना। चलो मैं लिख ही देता हूँ, एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं। a-b लिखा, करली ब्रैकेट, ऊपर स्क्वायर, प्लस में करली ब्रैकेट, a-b लिखा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट, -a-b लिखा, और वो स्क्वायर, जगह नियम था, समझ जाना। ठीक है, अब इधर क्या आ जाएगा देखो, करली ब्रैकेट, a+b, जब भी बाहर ब्रैकेट के माइनस होता है अंदर के साइन चेंज होता है, -a+b। ठीक है, बीच में प्लस है, a-b, और ये दोनों माइनस के थे, अंदर तो दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, प्लस का a प्लस का b। ठीक है, ऊपर स्क्वायर, है ना, यहाँ पर भी ऊपर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ यहाँ क्या कट रहा है, यहाँ a से a कट रहा है, काट दो। a से a कट रहा है, अंदर क्या आएगा, 2b का स्क्वायर, प्लस में यहाँ क्या कट रहा है सर, यहाँ b से b कट रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा, 2a का स्क्वायर। तो क्या बचा बेटा, 4b स्क्वायर, प्लस में 4a स्क्वायर। अब देखो 4 तो ले लिया कॉमन, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 4 का क्या बाहर आ जाएगा, 2 बाहर नहीं आ जाएगा, तो 2√a² प्लस b² यूनिट्स। तो यही आपका हो गया आंसर। समझ में आ गई बेटा? समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर क्लियर क्लियर, ये सुनो। ठीक है, ओके। चलो, तो आज तो मैंने अभी ये लगाना सिखाया है। ठीक है, कुछ एक इक्विडिस्टेंट वाला, इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन लेते हैं एक। ठीक है, ये हो गया समझ में। हाँ, अब एक जो पॉइंट, जैसे जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन हम ले लेते हैं, है ना। चलो, तो ये क्लियर हुई। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला की सबसे बेसिक टाइप, है ना। चलो, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो थर्ड पे आते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस which is equidistant, which is equidistant, which is equidistant from the point
भाई हम फ्रॉम द पॉइंट, अभी हमारे पास इतनी टीम नहीं है, वीडियो एडिटिंग वगैरह हो तो जैसी बनती है ऐसी की ऐसी रॉ अपलोड कर देते हैं, सिर्फ थंबनेल लगा लेते हैं। ठीक है। A6,5 एंड B-4,3 एंड B-4,3, पूरा ध्यान सिर्फ इस पे है कि भाई जो बच्चों को क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनसे उनका दिमाग खुल जाए। -4,3 है, देखो अभी ध्यान भटकता, फिर आंसर मैच नहीं करता, यहाँ 5 ले लिया, 3 है, कहाँ से मैच कर जाता है? 6,5 और -4,3। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन भाई साहब। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सेस, तो वाई एक्सेस पे पॉइंट है। अब ध्यान से समझना इसका मीनिंग क्या है ना? इसका मीनिंग क्या है? अब मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। हम्म मान लो ये मैंने बनाया है, छोटा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, ठीक है। अब मैंने माना कि अब जो ये A6,5 है, ये कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा कहीं। ठीक है, बस एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी में जरूरत नहीं है। A6,5 मान लो यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। A6,5 ये लाई कर रहा है, और ये -4,3, -4,3 कहाँ लाई करेगा? भाई माइनस का और प्लस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना? तो ये मान लो कहीं -4,3 यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। ये जो है मान लो कि -4,3 कहीं यहाँ लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। भाई ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। अब कोई पॉइंट है वाई एक्सिस में, अब वो ये नहीं पता ऊपर है कि नीचे है, मैं मान लेता हूँ कि ऊपर है। ठीक है, क्योंकि अब इक्वी डिस्टेंस पे यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं हो सकता, ध्यान से समझना इस चीज को। भाई इक्वी डिस्टेंस जो है इन दो पॉइंटों का, वो आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि भाई यहाँ कोई पॉइंट लाई कर रहा हो और यहाँ पॉइंट। तो मान लो ये पी है ना, लेट सपोज ये पी है, समझना क्वेश्चंस को। अब यही अंडरस्टैंडिंग होती है, अब ये तुम समझते नहीं हो, फिर बोलते हो कि ये मत करो वो मत करो। अरे भाई बेस पे ध्यान दो, फाउंडेशन पे ध्यान दो। बेस स्ट्रांग होगा तो क्वेश्चंस अप्रोच हो जाते हैं सारे अच्छे खासे। थोड़ा सोचने की क्षमता बढ़ाओ, है ना? पी यहाँ पर लाई करे, अब या फिर पी नीचे लाई कर सकता है ना? या फिर पी नीचे लाई कर सकता है कहीं, इन दो जगहों के अलावा पी कहीं लाई कर सकता है क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? क्योंकि उसने बोला लाइज ऑन वाई एक्सेस, तो वाई एक्सिस या तो ऊपर है नीचे है सर, और कहाँ जाएगी? ठीक है, तो अब यहाँ देखो, तो जब या फिर ये ऐसे लाई कर सकता है भाई, है ना? या फिर ये डिस्टेंस हो सकता है इसका और इसका। तो दोनों ही केसेस में कंडीशन क्या बन रही है? दोनों ही केसेस में कंडीशन क्या बन रही है? डायग्राम बड़ा बढ़िया बन गया नहीं? दोनों ही केसेस में कंडीशन क्या बन रही है? एपी इज इक्वल टू बीपी, एपी इज इक्वल टू बीपी, है ना? और लेकिन हमें पॉइंट लेना पड़ेगा किसी फॉर्म का, तो मैं मान लेता हूँ कि ऊपर ही लाई कर रहा है, बाकी तो जब पॉइंट आएगा तो एग्जैक्टली पता लगेगा कहाँ लाई कर रहा है ना? क्वेश्चन में समझ आया? तुम्हें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये याद रखना कि भाई जो रफ डायग्राम भी अगर क्वेश्चन में बनाना है एग्जामिनर के लिए, तो पी पॉइंट ये ले लिया आपने। पी पॉइंट किस फॉर्म का लोगे? 0,b फॉर्म का लोगे, है ना? बिकॉज वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब बी पॉजिटिव नेगेटिव जो आए तो कोई दिक्कत नहीं, और इससे इक्वल डिस्टेंस पर क्या है? इससे इक्वल डिस्टेंस पर ए और बी है, इससे इक्वल डिस्टेंस पर ए और बी है। तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 6,5, और बी की वैल्यू क्या दे रखी है? -4,3। समझ में आई बात? ये बनाना है, ये तो मैंने तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया कि ये दिमाग में चलना चाहिए, अच्छा ये वहां कुछ ऐसा हो रहा है। तो जब ऐसा सोचोगे तो मैथ्स समझ में आएगी, ठीक है? बहुत प्यारा चैप्टर है, इसलिए बता रहा हूँ। क्योंकि जब तुम आगे 11 12 में पढ़ोगे, वहाँ कोऑर्डिनेट, वहाँ क्या होता है, दो तीन कॉन्सेप्ट से मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है, तो आपको सोचने की शक्ति बढ़नी चाहिए। ठीक है, चलो। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले तो लिखो लेट, यहाँ नहीं, ये तो यहाँ लिख दूंगा मैं, कोई नहीं, यहाँ लिखो लेट पी 0,b, P 0,b बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, बस इतना लिखना है, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, है ना? मान लेते हैं ये जो है ये रिक्वायर्ड पॉइंट है वाई एक्सिस पर। ठीक। अब ए आपको क्या लिख रहा था मैं? हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा था मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पी ए इज इक्वल टू पी बी। भाई लगाओ फॉर्मूला, पी ए क्या डिस्टेंस है, तो पी ए क्या हो जाएगा? 6 - 0 कर लो, या 0 - 6 कर लो, 0 - 6 कर लो, क्योंकि B-5 आ जाएगा फिर। 0 - 6 का स्क्वायर प्लस B-5 का स्क्वायर, है ना? इज इक्वल टू पी बी क्या आ जाएगा? 0 0 करली ब्रैकेट लगाओ अभी, क्योंकि अभी नहीं समझ आएगा इतनी जल्दी, है ना? ठीक।
लो, तो 0 - (-4) है ना, 0 - (-4) का स्क्वायर प्लस में b - 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, सॉल्व कर लो उसको भाई, ये आ जाएगा 36 और ये b - 5 का स्क्वायर। ठीक है। ओह, यहाँ क्यों नहीं लगाया रूट, यहाँ भी तो रूट लगेगा। अंडर रूट ये आ जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस 4, ये आ जाएगा 16 और प्लस में b - 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 36 प्लस में b- पेन चलना बंद हो गया, b - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस में b - 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो है इसको मैंने क्यों नहीं खोला, जानबूझ के नहीं खोला। तो मैं एक चीज सिखाता हूँ जिससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा, और यही चीज अप्लाई करना हर क्वेश्चन में। b - 5 का स्क्वायर, मतलब मैं सलाह दूंगा, बाकी तो भाई तुम्हारी इच्छा है, जो मर्जी करो। तो 16 - 36 हो गया यहाँ पर। अब देखो, a² - b² लग सकता है, ये आपका a मान लो पूरा, ये a², ये आपका b मान लो पूरा, a² - b² लग सकता है। तो क्या होगा, a+b। तो a+b का मतलब क्या है, b - 5 प्लस में b - 3 और a - b। तो b - 5 -b+3, ठीक है, इज इक्वल टू -20, है ना, -20। अब देखो यहाँ से क्या कट रहा है, यहाँ से तो कुछ नहीं कट रहा, ये हो जाएगा 2b - 8, 2b - 8, लेकिन यहाँ से b कट जाएगा, यहाँ से b कट गया ना, तो तुम वो क्वाड्रेटिक वगैरह बनने से बच गए। तो -5 + 3 कितना आया, -5 + 3 -2 आया सर, तो ये -20 हो गया। ठीक है, ये इसके नीचे चला जाएगा, 2b - 8, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो ये 10 आ गया। आ गया नहीं आ गया, ठीक है। उसके बाद 2b = कितना हो जाएगा, 18। तो b = कितना हो जाएगा, 9। तो b = कितना हो जाएगा भाई, 9। यानी कि यानी कि ऊपर वाला केस ही सही है, ये वाला केस ही सही है, यानी कि कहीं पॉजिटिव एक्सेस लाई कर रहा है। सो देयर फोर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट जो आएगा बेटा, वो आपके पास आ जाएगा 0,9। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, अभी और क्वेश्चंस करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला पे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो तब तक आप एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बाकी पूरी नहीं हो पाएगी, जैसे अब इसमें वाई एक्सेस वाला है, एक एक्स एक्सेस वाला क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे, उसमें पॉइंट कैसा ले लेना है, a,0, पॉइंट किस फॉर्म का ले लेना है, a,0 फॉर्म का ले लेना है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा हूँ, फाउंडेशन पे ध्यान दो, ज्यादा इधर उधर मत को, ठीक है ना, कि ये मत करो, वो मत करो, फलाना मत करो, फलाना मत ढीको, ये बुक कर लो। तो वही वही फिर बोल रहा हूँ, वो मोटी बुक जो मैंने बचपन से पढ़ी, जो आपने बचपन से पढ़ी, जो लोग तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना यूट्यूब पे, उन्होंने भी वही पढ़ी होगी, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा अच्छे से कर लो बस, ठीक। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो अगर कुछ अच्छा लगता है तो, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।